नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम पढ़ रखा है कि DI सिग्नल, DO सिग्नल क्या होता है और यह DCS तक कैसे जाता है, या फिर जो हमारा सिग्नल है एनालॉग इनपुट डिजिटल सिग्नल वो DCS तक कैसे आता है, या फिर हम कोई DO देते हैं, फील्ड में कोई सिग्नल देते हैं तो वो कैसे देते हैं, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ रखा है, जिनको हम DI और DO सिग्नल बोलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनालॉग सिग्नल्स की। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और फील्ड से इनकी वैल्यू कैसे DCS तक आती है, और फील्ड से DCS तक कैसे आती है, और DCS से फील्ड तक वैल्यू कैसे जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब फील्ड से DCS तक वैल्यू आती है, एनालॉग वैल्यू, तो उसे हम एनालॉग इनपुट बोलते हैं, AI। ठीक है, और जब DCS से फील्ड पर हम कोई सिग्नल, एनालॉग सिग्नल देते हैं तो उसको एनालॉग आउटपुट सिग्नल बोलते हैं। इनपुट और आउटपुट हम DCS के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। DCS के लिए AI सिग्नल जो कि फील्ड से आ रहा है, और DCS के लिए AO सिग्नल जो कि फील्ड को जा रहा है। ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल्स की हम बात करें तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने देख रखा है कि एनालॉग इनपुट सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स का एक बार अपन रिव्यू ले लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स में मतलब कि स्विच, जितने भी हमारे स्विच होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन में स्विच यूज होते हैं, उसको हम डिजिटल सिग्नल्स के रूप में या DI सिग्नल्स के रूप में हम उसको देखते हैं, DI। अब डिजिटल का मतलब क्या हुआ? आइदर 0 और 1, या तो वह DCS को 0 देगा और 1 देगा। 0 मतलब कंट्रोल वोल्टेज 0, और 1 मतलब कंट्रोल वोल्टेज हाई। अब कंट्रोल वोल्टेज आपका कितना भी हो सकता है, कंट्रोल वोल्टेज हाई मीन्स जो आपका कंट्रोलिंग के लिए वोल्टेज यूज हो रहा है वो हाई होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका 110 AC है तो 0 यूज करेंगे हम जब 110 AC नहीं मिल रहा हो, और 1 यूज करेंगे हम DCS के लिए जब हमारा 110 AC वोल्टेज हमारे रिले को मिल रहा है या फिर DI मॉड्यूल को मिल रहा है, तो उसको हम हाई बोलेंगे। तो 0 और 1 में हम डिजिटल इनपुट सिग्नल्स की बात करते थे। ऐसे ही डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स की हमने बात करी थी, DO सिग्नल्स, जो कि फील्ड में हम देते हैं, है ना। जैसे कि कोई सोलनॉइड वाल्व ऑपरेट कराना हो तो डिजिटल आउटपुट सिग्नल हम देंगे। कोई कमांड हमको देना हो, मोटर स्टार्ट करने के लिए कोई कमांड देना हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर होल्ड कराना हो, कोई रिले होल्ड कराना हो, तो उसके लिए हम DO कमांड देंगे। DO में भी हमारा 0 और 1 रहता है। 0 मतलब 0 और 1। 0 मतलब मेरा कमांड अभी फील्ड में नहीं गया है, मतलब कि कंट्रोल वोल्टेज 0 है फील्ड के लिए, और अगर 1 है दैट मीन्स कंट्रोल वोल्टेज मैंने रिले या कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, दैट मीन्स मैंने कमांड दे दिया है, तो उसको हम DO सिग्नल्स बोलते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स हमारे 0 और 1 में काम करते हैं, आइदर वोल्टेज जाएगा आइदर नहीं जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स दोस्तों क्या होते हैं कि साइट पर या फील्ड में जो हमारे प्रोसेस पैरामीटर होते हैं उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो हम कम्युनिकेशन या जो हम वायरिंग यूज करते हैं, उसको एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू हम DCS पे लाते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग दैट मीन्स आपको पल पल की वो खबर देता रहेगा। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो पल पल की, हर एक सेकंड की, हर एक मिनट की, हर एक रियल टाइम वैल्यू आपको DCS को देगा। उसको हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। दैट मीन्स वह टाइम के साथ हमको एक वैल्यू देता है ना। जो भी प्रोसेस वैल्यू फील्ड में चल रही है वो कंटिन्यूस टाइम के साथ हमको मिलती रहती है। 0 सेकंड पे भी मिलेगी, 1 सेकंड पे भी मिलेगी, आपको 1.2 मिली सेकंड पे भी वो वैल्यू मिलेगी। तो टाइम के साथ जो वैल्यू हम DCS को देते हैं, जो DCS को मिलती है, उसे हम एनालॉग वैल्यू बोलते हैं, एनालॉग वैल्यू। ठीक है दोस्तों, एनालॉग वैल्यू मीन्स जिसका कंटिन्यूस टाइम के साथ में हम मॉनिटरिंग करते हैं उसको हम एनालॉग वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि सपोज करिए हम किसी फर्नेस में टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, है ना। फर्नेस में हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं,
तो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कोई भी हमने टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा दिया। टेम्परेचर ट्रांसमीटर अब क्या करेगा, आपको हर एक सेकंड का रियल टाइम वैल्यूज आपको डीसीएस को देगा। जैसे कि सपोज करें 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये 1 आवर, 2 आवर, कंटिन्यूअस टाइम जो अभी रियल टाइम चल रहा है उसकी वैल्यू हमको डीसीएस पे मिलती है, उसे हम एनालॉग सिग्नल्स बोलते, एनालॉग वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि सपोज करिए फर्नेस का टेम्परेचर अभी मान लीजिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो अब जैसे फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर डाउन होगा तो वैल्यू डाउन हो जाएगी। जैसे जो भी रियल टाइम वैल्यूज है वो हमारे डीसीएस को मिलती रहती है, ठीक है। अगर 500 है तो 500, 400 है तो 400, 350 है 350, जो भी रियल टाइम वैल्यूज है वो हमारे डीसीएस को मिलती है, उसे हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। दैट मीन्स ऐसे सिग्नल्स जो कि कंटिन्यूस टाइम के साथ में मॉनिटरिंग की जाते हैं उन्हें हम एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं। अब एनालॉग सिग्नल्स में हमारे डीसीएस के लिए दो होते हैं, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा डीआई डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट होता था, वैसे ही एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट होता है। अब एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट की वायरिंग कैसे होती है, डीसीएस तक ये कैसे आते हैं, उसकी हम बात करेंगे आज। एनालॉग इनपुट ऐसे सिग्नल जो कि हमारे डीसीएस को आते हैं, है ना, फील्ड से जो कि डीसीएस को आते हैं, फील्ड से डीसीएस को आते हैं, उसे हम एआई सिग्नल्स बोलते हैं, मतलब एनालॉग इनपुट। ये हम डीसीएस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स उन्हें बोलते हैं जो कि हमारा डीसीएस फील्ड को देता है, ठीक है, उसे हम डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स बोलते हैं। अब इनकी वायरिंग कैसे होती है, कौन से इसमें मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग इनपुट्स की। तो एनालॉग इनपुट्स क्या होता है दोस्तों, एनालॉग इनपुट हमारा फील्ड से डीसीएस पे कैसे आता है उसकी हम बात करेंगे। मान लीजिए मेरा कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर के साथ में हमारा जुड़ा रहता है पहले एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। इस कंट्रोलर के साथ में ही हमारे सभी मॉड्यूल जुड़े रहते हैं, डीआई मॉड्यूल, डीओ मॉड्यूल, एआई मॉड्यूल और एओ मॉड्यूल। आज हम बात करेंगे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल की। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल से ये सब हमारे जो रहते हैं कंट्रोलर के लिए अलग हमारा कंट्रोलर पैनल होता है, ये हमारा सब कंट्रोलर पैनल में रहता है, इसके लिए अलग पैनल होता है कंट्रोलर पैनल। और जितने भी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं उसके लिए अलग पैनल रहता है जिसको हम बोलते हैं आईओ, इनपुट आउटपुट पैनल, जिसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट पैनल। और इसी इनपुट आउटपुट पैनल से हमारी जो फील्ड में जो जेबीज लगी होती है उनके लिए केबल्स जाती है। जैसे कि हमने बात करी कि डीआई सिग्नल्स के लिए हमारी डीजेबी लगी रहती है साइड पे, तो उसके लिए केबल्स जाती है। सपोज करिए ये 12 कोर की भी हो सकती है, 14 कोर की भी हो सकती है, या फिर जो भी एज पर द सिग्नल्स कितने हैं उस हिसाब से हम केबलिंग करते हैं। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आपको। ऐसे ही सेम डीओ सिग्नल्स के लिए हमारी एसओवी जेबी रहती है, ठीक है, ये डीआई के लिए होती है, ये डीओ के लिए होती है। ऐसे ही हमारी एनालॉग सिग्नल्स के लिए एजेबी होती है, डीजेबी में डिजिटल जंक्शन बॉक्स, एसओवी जेबी मतलब सोनॉइड जंक्शन बॉक्स, सोनॉइड वाल्व जंक्शन बॉक्स, एजेब मतलब एनालॉग जंक्शन बॉक्स, ठीक है। अब एनालॉग जंक्शन बॉक्स हमारी जेबी रहती है और इस एनालॉग जंक्शन बॉक्स वाली जेबी से हमारे फील्ड में जितने भी हमारे ट्रांसमीटर्स लगे रहते हैं वो हमारे इस एनालॉग जेबी में रिपोर्ट करते हैं। सपोज करें यहाँ पर TT1 लगा हुआ है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर 1, यहाँ पर PT1 लगा हुआ है, प्रेशर ट्रांसमीटर 1, यहाँ पर हमारा फिर TT2 लगा हुआ है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर 2, यहाँ पर हमारा लगा हुआ है FT फ्लो ट्रांसमीटर 1, ठीक है। तो ये सब हमारे एजेबी में रिपोर्ट करते हैं और एजेबी हमारी आईओ में रिपोर्ट करती है। और आईओ में हमारा एनालॉग मॉड्यूल रहता है, उस पर इसकी वायरिंग हमने करी हुई रहती है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं एनालॉग मॉड्यूल की। जैसे एनालॉग मॉड्यूल क्या होता है, पहले एनालॉग मॉड्यूल हमारा एनालॉग मॉड्यूल हो गया कोई भी। सपोज करिए अगर मैं बात करूं एनालॉग मॉड्यूल की तो ये जनरली 8 चैनल का होता है, 8 चैनल का होता है। अब 8 चैनल का होता है, दैट मीन्स इसमें हम एक मॉड्यूल में हम 8 सिग्नल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, ऐसे चैनल 8 चैनल हम 8
चैनल का मीन्स क्या हुआ, 8 जो हमारे ट्रांसमीटर है उनको हम एक मॉड्यूल पे जोड़ सकते हैं। फिर अगर 8 ट्रांसमीटर से ज़्यादा मॉड्यूल है तो उसके लिए फिर ये केवल दूसरे मॉड्यूल पे कनेक्ट होएगी। ठीक है, 8 चैनल के बाद में ये दूसरा मॉड्यूल एनालॉग, दूसरा AI मॉड्यूल पे कनेक्ट हो जाएगा इसकी केबल। ठीक है, तो जैसे ये चैनल होता है, अब चैनल 1 में क्या होता है दोस्तों, एनालॉग इनपुट के केस में हमारे पास 3 TB होती है एक चैनल के लिए। चैनल 2 के लिए भी हमारी 3 TB होती है। ऐसे चैनल 8 के लिए हमारे पास 3 TB होती है। ठीक है, अब 3 TB क्यों होती है? 3 TB हमारी इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो ट्रांसमीटर्स होते हैं दोस्तों वो 2 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसमीटर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा 2 वायर और दूसरा होता है हमारा 4 वायर। अब 2 वायर और 4 वायर क्या होता है ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है, फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूं। 2 वायर ट्रांसमीटर्स दोस्तों जिनमें कि पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है ना, मतलब कि जिसमें हमारा फीडबैक आ रहा है, जिसमें हमारा सिग्नल आ रहा है, उसी से हम पावर सप्लाई, उसी वायर से हम इसको पावर सप्लाई भी देते हैं, तो उसको हम 2 वायर ट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। इसमें जिन 2 वायर से हमारा सप्लाई जा रहा है उन्हीं 2 वायर से हमको हमारे एनालॉग इनपुट में फीडबैक मिलता है। और 4 वायर में क्या होता है दोस्तों, 4 वायर ट्रांसमीटर में सप्लाई अलग से देते हैं हम, एक्सटर्नल सप्लाई, और फीडबैक अलग आता है। ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई मान लीजिए ये एक्सटर्नल सप्लाई आपकी 110 भी हो सकती है, 220 भी हो सकती है, 24 वोल्ट DC भी हो सकती है, और जो हमारा फीडबैक रहता है वो अलग वायर से आता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसमीटर्स को हम 4 वायर बोलते हैं, और जिनमें सब एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती उनको हम 2 वायर बोलते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपका ट्रांसमीटर 2 वायर है और 4 वायर है। अगर आपका ट्रांसमीटर 2 वायर है तो अब आपको मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा कि मॉड्यूल में 2 वायर कनेक्शन कौन कौन से टीवी पे हो रहे हैं। अगर 2 वायर है तो सपोज करिए 1 और 2 टीवी पे कनेक्शन करना होता है अपने को। ठीक है, और अगर मेरा ट्रांसमीटर 4 वायर है तो मेरे को 2 और 3 टीवी पे कनेक्शन करना होता है। 2 वायर और 4 वायर, ये चीज ये कौन से टीवी पे कनेक्शन करना है ये आपको मॉड्यूल के स्पेसिफिकेशन देखने पड़ेंगे, मॉड्यूल के टर्मिनेशन डिटेल देखने पड़ेंगे, तब आप कनेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे 4 वायर को ट्रांसमीटर है तो ये 2 और 3 टीवी से जाके मेरा ये ट्रांसमीटर के आउटपुट पे लगेगा। ठीक है, जो ट्रांसमीटर मेरे को फीडबैक देगा उस टीवी पे लगेगा, और एक्सटर्नल सप्लाई में इसको एक्सटर्नल सोर्स से दूंगा। एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि 110 एक्सटर्नल सोर्स मतलब कुछ भी हो गया, जैसे कि कोई PDB से मैंने दे दिया, कोई SMP से 24 वोल्ट दे दिया। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसमीटर्स को हम 4 वायर बोलते हैं। और 2 वायर्स में क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती, सिंपल आप 1 और 2 टीवी से इसमें लेके जाओ वायर, तो यही आपका पावर सप्लाई का भी काम करेंगे। 24 वोल्ट जो भी इसकी पावर सप्लाई है जनरली 24 वोल्ट रहती है मॉड्यूल के साथ में, तो 24 वोल्ट DC का भी ये काम करेंगे, और इन्हीं वायर से आपका फीडबैक भी आएगा। तो ऐसे ट्रांसमीटर्स को हम 2 वायर बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये एनालॉग इनपुट का केस है ना, एनालॉग इनपुट का केस। एनालॉग इनपुट में ही आपके 2 वायर और 4 वायर ट्रांसमीटर होते हैं। अब एनालॉग इनपुट है, अब मैंने आपको बोला था कि एनालॉग इनपुट क्या होता है, जो कि टाइम के साथ में कंटिन्यूस आपको वैल्यू देवे। तो जो एनालॉग इनपुट होता है वो हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है वो 4 to 20 मिलीएम्प्स में होता है। एनालॉग इनपुट के केस में हो चाहे एनालॉग आउटपुट के केस में हो, जनरली 4 to 20 होता है। और 4 to 20 क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी कई जगह 0 to 20 भी करते हैं और 0 से 10 वोल्ट DC भी करते हैं, पर जो स्टैंडर्ड है, जो अधिकतर जगह यूज किया जाता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर होता है। अब ये क्यों होता है दोस्तों 4 to 20 मिली एम्पियर? सपोज करिए कि आपने कोई ट्रांसमीटर जोड़ा, ठीक है, अब आपने कोई ट्रांसमीटर जोड़ा, इसमें आपने ट्रांसमीटर यूज किया 0 से 20, ठीक है, ये 0 से 20 मेरा आ रहा है, मान लीजिए मॉड्यूल से, ये 0 वोल्ट 0 मिली एम्पियर। ये ट्रांसमिशन मिली एम्पियर मतलब क्या है, फीडबैक का स्केलिंग है ये। 4 to 20 मिली एम मतलब फीडबैक है ना। अब अगर 0 से 20 आपने यूज किया है, 0 से 20 मिली एम्पियर, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर अब 4 to 20 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे सपोज करिए कि मेरा कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है जो कि 0 से 10 बार की उसकी रेंज है, ठीक है। तो 4 to 20 का मतलब क्या होता है कि 0 पे मेरा 4 मिली एम्पियर वो देगा और 10 बार पे 20 मिली एम्पियर देगा, ठीक है।
और 0 से 10 बार के बीच में जो भी वैल्यूज चलेगी तो वो 4:20 में रेशियो में डिवाइड होके हमको मिलेगी। ठीक है, सपोज करें 5 बार साइड हमारे फील्ड की वैल्यू चल रही है तो हमको मिलेगा 12 मिली एम्पेयर, इसका हाफ। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 7.5 बार वैल्यू चल रही है तो हमको यहाँ पर मिलेगा 16 मिली एम्पियर। तो इस रेशियो में हमारा 4:20 डिवाइड होता है। और अगर साइड पर 0 बार वैल्यू चल रही है तो हमको क्या मिलेगा 4 मिली एम्पियर। अब मान लीजिए मैं 4:20 यूज ना करके ट्रांसमिशन मीडियम 0 से 20 यूज करूं, है ना, 0 से 20 अगर मैं यूज करूं तो मान लीजिए मेरा अभी 0 से 10 बार, ठीक है, तो 10 बार पे तो मेरे को 20 मिली एम्पियर मिल जाएगा और 0 बार पे फिर वो 0 मिली एम्पियर मेरे को देगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि मेरी ये केबल कट गई, इन केस कभी ये जो आईओ से जो केबल आ रही है वो मेरी कट गई। ठीक है, तब मेरा क्या करेगा, अब ट्रांसमीटर मेरे को 0 मिली एम्पियर देगा। अब ट्रांसमीटर 0 मिली एम्पियर देगा तो मेरे को डीसीएस को क्या पता लगता रहेगा कि जो फील्ड में वैल्यू चल रही है वो 0 मिली एम्पियर चल रही है ना, सॉरी 0 बार चल रही है। अब 0 बार की चल रही है तो वो उसको हमेशा फीडबैक हेल्दी मानता रहेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा वायर कटा हुआ है, इसलिए हम 4 मिली एम्पियर यूज करते हैं। 4 मिली एम्पियर के केस में क्या होगा, अगर मेरा केबल कट गया तो मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा केबल कट गया है, मेरा वैल्यू 0 आ रहा है, वैल्यू कट गया है तो 4 मिली एम्पियर से 0 मिली एम्पियर देगा। 0 मिली एम्पियर अगर मेरे को मिलेगा तो डीसीएस को पता लगेगा कि 0 मिली एम्पियर मिल रहा है, मतलब आगे कहीं ना कहीं केबल डैमेज हुई है, आप जाके एक बार चेक करिए। इसलिए हम 4:20 का हमारा ट्रांसमिशन मीडियम यूज करते हैं। 0 से 20 मिली एम्पियर बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है कि जैसे मेरे ये चैनल मैंने आपको बताए थे, ये चैनल है मेरे चैनल 1 से लेके चैनल 8 तक। ठीक है, चैनल 2 ये आईओ पैनल में रहते हैं सब, आईओ पैनल। ये सपोज करें मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 है तो ऐसे मॉड्यूल 2 भी होगा, उसमें भी मेरे 8 चैनल होंगे, चैनल 1 से लेके चैनल 8 तक। अब क्या होता है, जो मेरा फील्ड में एजेबी होता है, फील्ड में जो मेरा एजेबी होता है तो उसमें सपोज करिए मेरे साइड पर अभी 4 मेरे इंस्ट्रूमेंट लगने हैं किसी फील्ड में, है ना, 4 इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, 4 ट्रांसमीटर लगने हैं। ठीक है, और उस एरिया में मैंने एक एजेबी मेरी लगा दी। ठीक है, अब मैं या तो क्या करूंगा कि 4 जो ट्रांसमीटर लगे हुए हैं वहां से मैं सिंगल 2 कोर, जिसको हम 1 पेयर भी बोलते हैं, जनरली हम एनालॉग इनपुट्स के केस में हम शिल्डेड केबल यूज करते हैं, कोर केबल यूज नहीं करते, ट्विस्टेड शिल्डेड पेयर केबल यूज करते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसमिशन का लॉसेस कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 24 वोल्ट होता है। और 24 वोल्ट अगर हमारा साइड पर कहीं आपका 415 भी रहेगा, कहीं 220 भी रहेगा, तो उसके इंडक्टेंस से क्या होता है, इसमें हमारा हिंड्रेंस जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें हमारा लॉसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी से बचने के लिए हम शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब भी कभी कोई केबल हमारे एनालॉग केबल पावर केबल के साथ में चलती है तो पावर केबल का जो इंडक्टेंस है वो हमारे शील्ड के साथ में ग्राउंड हो जाता है, जो और शील्ड रहती है उसको हम ग्राउंड करके रहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल में। तो वो अगर कोई उसमें लीकेज वोल्टेज या इंड्यूस जीएमएफ जनरेट होता है हमारे पेयर केबल में तो वो शील्ड के थ्रू हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारा जो सिग्नल है वो सेफ रहता है, उसमें लॉसेस नहीं होते हैं। तो अगर मेरा कोई साइड पर 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इन चारों इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं 1 पेयर की अलग अलग केबल लेके जाऊं, है ना, 1 पेयर मतलब 2 कोर शिल्डेड केबल, है ना, ये 4 ट्रांसमीटर तक लेके जाऊं। अब मान लीजिए मेरी साइड 300 मीटर दूर है तो ये 1 पेयर की 4 रन मेरे को बिछाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्टिंग भी आएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो एजेबी रहता है उसमें एक केबल में 4 पेयर की डाल दूंगा, 4 पेयर, जिसमें कि मेरे 8 कोर होते हैं, 8 कोर, और हर एक पेयर हर एक ट्रांसमीटर के लिए हम यूज करते हैं। और इस एजेबी में टीबीज होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके मान लीजिए जितने भी टीबी की एजेबी है, 30 टीबी के तो 30 टीबी रहेगी, और अगर 50 टीबी के तो 50 टीबी रहेगी। और इन 4 पेयर्स को हम एक टीबी पे हमारा लगा देते हैं, अलग अलग पेयर को 8 कोर को 8 टीबी में लगा देते हैं। और फिर इन चारों ट्रांसमीटर के लिए जो हमारे फील्ड पे लगे हुए हैं 1 2 3 4, यहाँ से हम सिंगल 1 पेयर की केबल हम ट्रांसमीटर पे ले जाते हैं। और इन 1 पेयर की केबल को हम डायरेक्ट 1 2 पेयर में लगा दिया, इसको मैंने लगा दिया 3 4 पे, इसको मैंने लगा दिया 5 6 पे, इसको लगा दिया मैंने 7 8 पे। और सेम ऐसे ही ये जंक्शन बॉक्स होता है, ये हमारा जंक्शन का काम कर रहा है। तो वैल्यूज जो भी आएगी वो मेरी कहाँ आ जाएगी, जेबी के थ्रू मेरे आईओ में आ जाएगी।
तो इस तरह से एनालॉग इनपुट वैल्यूज हमारे डीसीएस को आता है। और जब मॉड्यूल में मेरी वैल्यू आ गई तो मॉड्यूल मेरा कंट्रोलर से कनेक्ट रहता है और कंट्रोलर मेरा स्काडा से, तो वो वैल्यूज जैसे कि ऐसे स्काडा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एनालॉग इनपुट वैल्यूज को हम डीसीएस पे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि एनालॉग इनपुट वैल्यूज हमेशा 4 to 20 में आपको लेनी है। वो डिपेंड करता है, जनरली 4 to 20 रहता है। बाकी आपका जो प्लांट का फिलोसॉफी है, जो आपका इंडस्ट्री का फिलोसॉफी है, वो क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, पर जनरली मैक्सिमम 4 to 20 मिली एम्पियर आपका रहता है। ये इसको हम हार्ड वायर सिग्नल बोलते हैं, हार्ड वायर है ना, हार्ड वायर एनालॉग इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी आपने कोई प्रेशर ट्रांसमीटर साइड पे लगाया जिसकी स्केलिंग थी 0 से 10 बार। ठीक है, अब 0 बार अगर फील्ड में आ रहा है तो वो हमको 4 मिली एम्पियर देगा, और अगर 10 बार साइड पे मिल रहा है तो वो हमको 20 मिली एम्पियर देगा। जो स्केलिंग हमारी ट्रांसमीटर में रहती है, चाहे जो भी ट्रांसमीटर हो, अगर प्लांट में आपके 100 ट्रांसमीटर लगे हुए हैं तो अगर जितने भी ट्रांसमीटर लगे होते हैं, जो स्केलिंग आप ट्रांसमीटर में करते हो वही स्केलिंग आपको हमारे डीसीएस में करवानी होती है, हर एक ट्रांसमीटर की, हर एक चैनल के लिए। नहीं तो वैल्यू हमारी गड़बड़ा जाएगी, वैल्यू आपके सही नहीं आएगी। सपोज करो आपने ट्रांसमीटर की स्केलिंग कर दी 0 से 10 बार और डीसीएस पे आपने रख दिया 0 से 20 बार, तो फिर क्या होगा दोस्तों कि हमारा जैसे 10 बार चल रहा है साइट पर वैल्यू, और तो हमारा ये जो दिखाएगा ये 20 बार दिखाएगा, क्योंकि मैंने 20 मिली एम्पियर पे डीसीएस में 20 बार सेट किया हुआ है। तो फील्ड में तो 10 बार चल रहा है, पर मेरा जो डीसीएस है वो 20 बार दिखाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा फील्ड में जो हमारा स्केलिंग रहता है इंस्ट्रूमेंट का, ट्रांसमीटर का, वही हम किस में यूज करते हैं, हमारे डीसीएस पे यूज करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो सिंपल ही है, एनालॉग इनपुट सबसे सिंपल होता है। सिंपल आपका 2 वायर जाना है और 2 वायर ट्रांसमीटर पे लगाना है। इसमें कोई आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत तब पड़ती है जब आपका अगर 4 वायर ट्रांसमीटर है। 4 वायर ट्रांसमीटर फील्ड में बहुत कम होते हैं, जैसे कोई फ्लो मीटर हुआ तो वो जरूर 4 वायर होता है, अदरवाइज आपके सभी ट्रांसमीटर्स 2 वायर होते हैं, 4 वायर कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों आज का एनालॉग इनपुट का सेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनालॉग आउटपुट का सेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए। इस बार वीडियो डालने में थोड़ा डिले हुआ है, पर कोई ना, जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाएगा हम वीडियोस डालते रहेंगे।